आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियर फोर्सेस। हम जानते हैं किसी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आपस में क्लोजली पैक्ड होते हैं। न्यूक्लियस के चारों ओर अपने रिस्पेक्टिव ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। और हम ये भी जानते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड करता है? वो प्रोवाइड करता है कूलॉम लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच होता है। तो इनके बीच लगने वाला जो अट्रैक्टिव फोर्स है वही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉन्स को रिवॉल्व होने के लिए। और हम ये भी जानते हैं बच्चों, न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे प्रोटॉन्स होते हैं और प्रोटॉन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। इसका मीनिंग प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन फोर्स काम करेगा। और न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे प्रोटॉन्स हैं। इसका मतलब इस छोटे से न्यूक्लियस में ये जो प्रोटॉन्स हैं जिनके बीच में रिपल्सिव फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स लगने के बावजूद भी वो प्रोटॉन्स इस छोटे से न्यूक्लियस के अंदर बंधे रहते हैं। और हम जानते हैं एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो होती है वो करीब 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जो कि बहुत ज्यादा है। और प्रोटॉन्स के बीच में रिपल्सिव फोर्स होने के बावजूद भी वो इस छोटे से न्यूक्लियस के अंदर टिके हुए हैं। इसका मतलब एक ऐसा फोर्स इसमें काम करता है जो इन प्रोटॉन्स के बीच में जो रिपल्सिव फोर्स होने के बावजूद इनको इस छोटे से न्यूक्लियस में बांधे रख पा रहा है। उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फोर्स। प्रोटॉन्स के बीच में तो स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स है। इस रिपल्सिव फोर्स की वजह से प्रोटॉन्स की कोशिश रहती है कि ये न्यूक्लियस से बाहर आ जाएं। और अगर हमें इन प्रोटॉन्स को यहां पर रोकना है, यहां पर बांधे रखना है, तो रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स की जरूरत है। तो जो न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं बच्चों, वो नेचर में कैसे होते हैं? अट्रैक्टिव इन नेचर। अब हम इस न्यूक्लियर फोर्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। न्यूक्लियर फोर्सेस ऐसे स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो न्यूक्लियंस को, न्यूट्रॉन्स को और प्रोटॉन्स को एटम के छोटे से न्यूक्लियस के अंदर होल्ड किए रखते हैं। हालांकि प्रोटॉन्स के बीच में स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स होने के बावजूद भी ये प्रोटॉन्स को और न्यूट्रॉन्स को छोटे से न्यूक्लियस में बांधे रख पाते हैं। इन्हें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ दे रखे हैं बच्चों। जो न्यूक्लियर फोर्स होते हैं वो जरूरी नहीं कि प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में ही लगे, वो न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में, या एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन के बीच में, या दोनों न्यूट्रॉन के बीच में भी लग सकते हैं। इसका मीनिंग जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं वो चार्ज पर डिपेंड नहीं करते। जितना फोर्स एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में है उतना ही फोर्स एक प्रोटॉन के साथ होगा। यहां बच्चों आपको दो ग्राफ दिखा रखे हैं। फर्स्ट ग्राफ में न्यूक्लियर फोर्सेस हैं विद डिस्टेंस। सेकंड ग्राफ में पोटेंशियल एनर्जी है उन न्यूक्लियंस की और विद डिस्टेंस। यहां बच्चों डिस्टेंस का मीनिंग है न्यूक्लियंस के बीच के डिस्टेंस। न्यूक्लियंस का मीनिंग चाहे वो प्रोटॉन के बीच की डिस्टेंस हो, न्यूट्रॉन या एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन के बीच की डिस्टेंस हो, उसे हम डिस्टेंस बोला गया है। पहले हम फर्स्ट ग्राफ की बात करते हैं बच्चों। इस ग्राफ को आप ध्यान से देखिए, आप क्या पाएंगे? इस पॉइंट पर डिस्टेंस जब 0.8 फर्मीमीटर होगी, डिस्टेंस किसकी? इनकी आपसी डिस्टेंस जब 0.8 फर्मीमीटर होगी, उस केस में जो न्यूक्लियर फोर्सेस की वैल्यू है वो कैसी होगी? 0। उसके बाद अगर हम बात करें 0.8 से कम की, तो डिस्टेंस अगर r की वैल्यू 0.8 फर्मीमीटर से कम होगी, तो बच्चों देखो ग्राफ कहां जा रहा है? ऊपर की ओर जा रहा है। इसका मतलब न्यूक्लियर फोर्सेस की वैल्यू बढ़ रही है, पर नेचर कैसा है उसका? रिपल्सिव। ये बात और ध्यान करना कि ग्राफ अगर इस लाइन से ऊपर की ओर है तो इसका मीनिंग फोर्सेस आर रिपल्सिव इन नेचर, और इस लाइन से अगर नीचे वाला जो ग्राफ है इसका मीनिंग द फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर। जब डिस्टेंस 0.8 फर्मीमीटर से कम होगी उस केस में हमने क्या पाया कि ग्राफ ऊपर जा रहा है तो फोर्स अब यहां रिपल्सिव होगा। अब क्या हुआ? जब डिस्टेंस 0.8 फर्मीमीटर से बढ़नी शुरू होगी तो हम क्या देख रहे हैं? ग्राफ कहां आ गया बच्चों? नीचे आ गया। इसका मीनिंग
0.8 फर्मी से डिस्टेंस बढ़ने पर जो फोर्स का नेचर है वो कैसा हो चुका है, अट्रैक्टिव इन नेचर। और वो फोर्स की वैल्यू कब जीरो के आसपास होने वाली है, जब डिस्टेंस दोबारा हो जाएगी, जब डिस्टेंस अप्रोच करेगी 10 फर्मी मीटर के आसपास, वो न्यूक्लियर फोर्स है वो दोबारा से जीरो को अप्रोच करेंगे। तो ये बच्चों ये वेरिएशन है न्यूक्लियर फोर्सेस का डिस्टेंस के साथ। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। देखो बच्चों, जब डिस्टेंस 0.8 फर्मी मीटर होगी न्यूक्लियस के बीच में, उस केस में यहाँ फोर्स तो जीरो है, उस केस में पोटेंशियल एनर्जी यहाँ कितनी है, वो है मिनिमम, जब डिस्टेंस होगी 0.8 फर्मी मीटर न्यूक्लियस के बीच में। अगर हम 0.8 से कम की बात करें, अगर डिस्टेंस 0.8 फर्मी मीटर से कम होगी न्यूक्लियस के बीच में, उस केस में देखो क्या हो रहा है, ये ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है। ऊपर का मीनिंग यहाँ तो वैल्यू उसकी मिनिमम थी, फिर ये ग्राफ ऊपर जाने का मतलब पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू नेगेटिव में थी वो बढ़ते 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 यहाँ पर आके वो वैल्यू जीरो हो गई। और इसके बाद अगर हम और आगे की बात करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव के अंदर बढ़नी शुरू हो जाती है। उसी प्रकार बच्चों यहाँ अगर हम 0.8 से ज्यादा की बात करें, फॉर डिस्टेंस ग्रेटर देन 0.8 फर्मी मीटर, जो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू थी वो डिस्टेंस बढ़ने पर 0.8 से बढ़ने पर वो जो नेगेटिव वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी की है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। और कम होते होते 10 फर्मी मीटर के आसपास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो को अप्रोच करती है। तो ये बच्चों दोनों ग्राफ थे, दोनों में काफी कुछ सिमिलरिटी है, दोनों को आपने पैरेलल रखकर दोनों को बुक में से आपने स्टडी करना है, देखना है किस पॉइंट पर कितना फोर्स है और उसी पॉइंट पर कितनी पोटेंशियल एनर्जी है। और हम क्या देखेंगे, दोनों केसों में जब डिस्टेंस 10 फर्मी मीटर के आसपास अप्रोच करेगी तो न्यूक्लियर फोर्सेस भी जीरो को अप्रोच करेंगे और पोटेंशियल एनर्जी भी न्यूक्लियस की जीरो होगी। कुछ और पॉइंट्स जो बचे हैं वो बच्चों हम यहाँ देख लेते हैं बुक में से। 5th पॉइंट है न्यूक्लियर फोर्सेस जो होते हैं वो सैचुरेशन प्रॉपर्टीज शो करते हैं। इसका मीनिंग एक न्यूक्लियन सिर्फ अपने पड़ोसी न्यूक्लियन के साथ ही इंटरेक्ट करेगा, ये न्यूक्लियन बाकी न्यूक्लियन के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा जो इसके साथ, जो इससे दूर हैं, जो इसका जस्ट इमीडिएट पड़ोसी है ना, ये उसी न्यूक्लियन के साथ एक न्यूक्लियन इंटरेक्ट करता है। उसके बाद 6th पॉइंट आपका है बच्चों, न्यूक्लियर फोर्सेस जो होते हैं नॉन सेंट्रल फोर्स होते हैं। इसके अलावा जब हमने ग्रेविटेशन फोर्स 11th के अंदर आपको स्टडी करवाया था, वहां क्या पाया, ग्रेविटेशन फोर्स कैसे फोर्स होते हैं, सेंट्रल फोर्स होते हैं, पर ये जो न्यूक्लियर फोर्सेस है वो नॉन सेंट्रल फोर्स हैं। इसके अलावा जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं वो स्पिन मूवमेंट पर डिपेंड करते हैं कि न्यूक्लियस का जो एंगुलर मोमेंटम है वो कैसा है। अगर न्यूक्लियस का एंगुलर मोमेंटम के अंदर पैरेलल स्पिन है न्यूक्लियस का, अगर पैरेलल स्पिन होगा न्यूक्लियस का तो लगने वाला फोर्स ज्यादा होगा, किससे, जब उनका स्पिन एंटी पैरेलल होगा। इसके बाद जो न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं इनकी मेन रीजन क्या है, इनका पाई मैसोन्स के का जो एक्सचेंज है उसकी वजह से न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं। ये पाई मैसोन्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर स्टडी करने वाले हैं। मैसोन के कॉन्सेप्ट की हम बात करते हैं, नेचर ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस की क्या वजह है। एक जापानीज फिजिसिस्ट युकावा नाम के साइंटिस्ट ने इन 1936 के अंदर ये पोस्टुलेट किया था कि कोई दो अगर हमारे पास न्यूक्लियस हैं, जैसे मैंने माना एक प्रोटॉन है एक न्यूट्रॉन है, इनके बीच में जो न्यूक्लियर फोर्स लगता है इसका क्या रीजन है, ये आपस में लगातार कुछ पार्टिकल्स ये आपस में एक्सचेंज करते रहते हैं। उन पार्टिकल्स को बाद में नाम दिया गया मैसोन्स, और इन्हीं मैसोन्स पार्टिकल्स की वजह से दो न्यूक्लियस के बीच में न्यूक्लियर फोर्सेस काम करते हैं, ऐसा बताया था युकावा नाम के फिजिसिस्ट ने। इन मैसोन्स को एक्सपेरिमेंटली भी डिटेक्ट किया गया। इनका जो मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास का 270 टाइम्स पाया गया। एक मैसोन का जो मास है वो एक इलेक्ट्रॉन के मास का 270 गुना होता है, और इन्हीं मैसोन्स के एक्सचेंज की वजह से दो न्यूक्लियस के बीच में न्यूक्लियर फोर्सेस काम करते हैं। इसके बाद मैसोन्स 3 टाइप के होते हैं। एक को बोला गया
न्यूट्रल पाई मैसोन, सेकंड है नेगेटिव पाई मैसोन, थर्ड है पॉजिटिव पाई मैसोन। जिन पाई मैसोन पार्टिकल्स पर जीरो चार्ज है उनको नाम दिया गया न्यूट्रल पाई मैसोन और इनको डिनोट किया गया पाई जीरो से। इसके अलावा जिन पाई मैसोन पार्टिकल्स पर नेगेटिव चार्ज है उनको बोला गया नेगेटिव पाई मैसोन्स और इनको लिखते हैं पाई माइनस से। इसी प्रकार जिन पर प्लस चार्ज है उनको बोला गया पॉजिटिव पाई मैसोन, इनको रिप्रेजेंट करते हैं पाई प्लस से। युकावा थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स हम यहाँ देख लेते हैं जो न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में थे। ऑल न्यूक्लियॉन्स कंसिस्ट ऑफ आइडेंटिकल कोर सराउंडेड बाय ए पल्सेटिंग क्लाउड ऑफ पाई मैसोन। जितने भी न्यूक्लियस होते हैं ये किन से कंसिस्टेड होते हैं, इनके ऊपर एक आइडेंटिकल कोर होती है और इन कोर के चारों ओर पाई मैसोन्स का क्लाउड होता है जो लगातार पल्सेट कर रहा है, मतलब फ्लक्चुएट हो रहा है, अपने नेचर को बार बार चेंज कर रहा है। सेकंड पॉइंट, मैसोन्स जो होते हैं इनको हम पायोन्स भी बोलते हैं, ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। थर्ड पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज एसेंशियली इन कॉम्बिनेशन ऑफ देयर रिस्पेक्टिव मैसोन क्लाउड। जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो बेसिक डिफरेंस होता है वो इनके मैसोन क्लाउड की वजह से होता है। इसका मीनिंग क्या है कि एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन का रूप भी ले सकता है और एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रूप भी ले सकता है, परंतु उनको ऐसा करने के लिए अपने पाई मैसोन्स को एक्सचेंज करना पड़ेगा। कैसे, वो देखो आगे है, इसमें देखते हैं हम आगे। जो फोर्स है एक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, ये भी इन पाई मैसोन्स की वजह से होता है। जैसे यहाँ पर दिखा रखा है P प्लस, ये प्रोटॉन है बच्चों, इसने क्या किया, पाई नेगेटिव मैसोन पार्टिकल को गेन किया और इसने अपना जो नेचर है वो किस में कन्वर्ट कर लिया, न्यूट्रॉन में। पहले इस पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज था, इसको हमने प्रोटॉन बोला। जब इसने नेगेटिव पाई मैसोन्स को रिसीव किया, गेन किया, तो इसने अपना जो नेचर है वो चेंज करके किस में चेंज हो गया जी, न्यूट्रॉन में। और अब उस पार्टिकल पर चार्ज आ गया जीरो, मतलब पार्टिकल पहले प्रोटॉन था पर जब उसने पाई नेगेटिव मैसोन गेन किया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, न्यूट्रॉन में। उसी प्रकार यहां देखो बच्चों N0 ये न्यूट्रॉन है, इस पर जीरो चार्ज है। जब इसने पाई प्लस मैसोन पॉजिटिव मैसोन गेन किया तो ये अपना नेचर चेंज करके किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोटॉन में। ये पार्टिकल पहले न्यूट्रॉन था, इस पर जीरो चार्ज था, पर जब इसने पाई मैसोन पार्टिकल रिसीव किया तो इसने अपना नेचर बदलकर किस में कन्वर्ट हो गया जी, प्रोटॉन में। तो कहने का मतलब बच्चों, एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन के जो बीच में फोर्स लगते हैं उनकी वजह क्या है, उनके बीच में जो मैसोन्स हैं वो लगातार एक्सचेंज होते रहते हैं। कभी प्रोटॉन न्यूट्रॉन में और कभी न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होते रहते हैं अपने पाई मैसोन्स का एक्सचेंज करके। आगे इसमें लिखा बुक में आप देख सकते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कॉन्टिन्यूसली एक्सचेंज देयर नेचर बाय द अब्जॉर्बिंग एंड इमिटिंग पाई मैसोन। जो प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है वो अपना नेचर चेंज कर सकते हैं। इसका मीनिंग प्रोटॉन कन्वर्ट हो सकते हैं न्यूट्रॉन में और न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो सकते हैं प्रोटॉन में, परंतु उनको ऐसा करने के लिए उन्हें या तो पाई मैसोन्स ऑब्जॉर्व करना पड़ेगा या गेन करना पड़ेगा या फिर पाई मैसोन्स को इमिट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखो ये न्यूट्रॉन है बच्चों, इसने क्या किया, जब इसने पाई नेगेटिव मैसोन्स को इमिट किया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोटॉन के अंदर कन्वर्ट हो गया। उसी प्रकार ये प्रोटॉन है, इसने जब न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होना था तो क्या किया, पाई प्लस मैसोन्स इमिट कर दिया। तो बच्चों इन्हीं पाई मैसोन्स के एक्सचेंज की वजह से जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है इनके बीच में क्या बरकरार है, न्यूक्लियर फोर्सेस बरकरार है। और उन्हीं न्यूक्लियर फोर्सेस की वजह से वो जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो स्टेनी न्यूक्लियस के अंदर बंधे रहते हैं। ये थ्योरी थी मैसोन थ्योरी युकावा साइंटिस्ट की। न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो न्यूक्लियस को मोर स्टेबल बनाते हैं। उससे पहले बच्चों हम बात करेंगे न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे प्रोटॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स के बीच में स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स होता है। जितने ज़्यादा प्रोटॉन्स किसी न्यूक्लियस के अंदर होंगे उतना ज़्यादा उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा।
जितना रिपल्सिव फोर्स होगा उतने ज़्यादा जो प्रोटॉन्स है वो न्यूक्लियस से बाहर जाने की कोशिश करेंगे। मतलब जो रिपल्सिव फोर्स है, जो प्रोटॉन्स हैं, वो क्या बना रहे हैं, न्यूक्लियस को मोर अनस्टेबल बना रहे हैं। अगर हम चाहते हैं इस न्यूक्लियस को स्टेबल करना तो हमें एक ऐसे फोर्स की जरूरत है जो इस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट हो, जिसको हमने नाम क्या दिया था, न्यूक्लियर फोर्सेस। और न्यूक्लियर फोर्सेस कब बढ़ेगी, इसकी वैल्यू कब बढ़ेगी एक न्यूक्लियस के अंदर, जितने ज्यादा न्यूट्रॉन्स होंगे किसी न्यूक्लियस में उतने ज्यादा ये जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं वो रिपल्सिव फोर्स को बैलेंस कर पाएगा। रिपल्सिव फोर्स किसकी वजह से है, प्रोटॉन प्रोटॉन की वजह से है। और इनके रिपल्सिव फोर्स को बैलेंस करना क्यों जरूरी है, क्योंकि हम चाहते हैं न्यूक्लियस को मोर स्टेबल करना। तो स्टेबल न्यूक्लियस कब होगा, जब न्यूट्रॉन्स भी उस न्यूक्लियस के अंदर होंगे। तो कुछ फैक्टर्स हैं बच्चों यहाँ पर। फर्स्ट है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये हम पहले भी देख चुके हैं। जितनी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगी उतना ही न्यूक्लियस मोर स्टेबल होगा। उसके बाद है बच्चों न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो, जिसकी हमने अभी बात की। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होंगे तो वो न्यूक्लियस क्या होगा, स्टेबल होगा। इसके अलावा बच्चों जितने ज्यादा प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर होंगे उतना वो न्यूक्लियस को मोर अनस्टेबल बना देंगे। और जितने न्यूट्रॉन्स ज्यादा होंगे, न्यूट्रॉन्स बढ़ने का मीनिंग क्या है बच्चों, न्यूट्रॉन्स जितने ज्यादा होंगे उतना वो न्यूक्लियस को ज्यादा स्टेबल कर देंगे। और वही न्यूक्लियस मोर स्टेबल कहलाएगा जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे, प्रोटॉन से ज्यादा होंगे। इसका मीनिंग न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो रेशो है वो क्या होगा, मोर देन 1। जो हैवी न्यूक्लियस होते हैं वो स्टेबल होने का उनका रीजन क्या है बच्चों, हैवी न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन से ज्यादा होते हैं। लाइटर न्यूक्लियस अगर स्टेबल होने हैं तो उनके लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होने चाहिए। और अगर हम हैवी न्यूक्लियस को स्टेबल करना चाहते हैं तो उनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से ज्यादा होने चाहिए। तो इस n इज इक्वल टू पी या n इज इक्वल टू जेड को ग्राफ में एक लाइन से इस प्रकार शो कर रखा है, n इज इक्वल टू जेड। और इसके बिल्कुल साथ में एक यहाँ पर वैल्यू दिखा रखी है जिसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी। ये है बच्चों हैवी न्यूक्लियस के लिए। ये जो लाइन दिखा रखी ये है लाइटर न्यूक्लियस के लिए, क्योंकि लाइटर न्यूक्लियस स्टेबल कब होगा, जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स इक्वल होंगे। थर्ड फैक्टर है स्टेबिलिटी चेक करने का, इवन या ओड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इसका मीनिंग क्या है बच्चों, इसका मीनिंग अगर किसी न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, अगर उनकी संख्या दोनों की संख्या इवन होगी, इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे न्यूक्लियस के अंदर और अगर इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे न्यूक्लियस में, तो वो न्यूक्लियस क्या कहलाएगा, मोर स्टेबल, रेदर देन जिनमें प्रोटॉन ओड होंगे या न्यूट्रॉन इवन होंगे, या प्रोटॉन इवन होंगे या न्यूट्रॉन ओड होंगे, या दोनों क्या होंगे बच्चों, ओड। तो जिस न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों ही इवन होंगे तो उसको वो मोर स्टेबल होगा। बाकी केसेस से इसका एग्जाम्पल ही बच्चों बुक में दे रखा है, वो टेबल में, वो आप देख लेंगे। इसके बाद हम कल स्टार्ट करेंगे रेडियो एक्टिविटी। तो आज जो टॉपिक करवाए हैं उनको आप अच्छे से रिवाइज करें।